कुछ होमवर्क दिए थे क्या जी? पंखा चालू कर दो भाई, पंखा चालू करो। होमवर्क दिए थे, बनाए क्या है? बनाए? बन गया ना, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को बताऊं, समझ नहीं आया था? कल वाला वो क्लास तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कल वाला देख लेना ना। मैं नया क्वेश्चन बताता हूँ, सेम बनेगा वैसे ही। चलिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर, और उसके घनत्व पर, घनत्व पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर करती है विमी विधि से, विमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए, ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए क्या? हाँ। चलिए नीचे से सॉल्यूशन करो बेटा, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन यहाँ हल करके लिखो। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि जो वायु में ध्वनि का वेग है वो किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व के ऊपर। ठीक है ना? चलिए तो पहले इसी लाइन को लिखना है आपको कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक एवं घनत्व पर निर्भर करती है, एवं घनत्व पर निर्भर करती है। अतः हाँ, चल तो क्या हो जाएगा? देखो ध्वनि का वेग को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? v से। किसे डिनोट करते हैं? v से। और v किसके ऊपर, पहले देख लो इधर, v किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक। मतलब v जो प्रोपोर्शनल है माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक को डिनोट करते हैं बेटा हम लोग कैपिटल ई से। ठीक है ना? और उसके ऊपर पावर कितना रहेगा? a।
उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? घनत्व। तो घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और उसके ऊपर कितना रहेगा? पावर बी। कल मैं और एक चीज बताया था कि अभी तो ध्वनि का वेग दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके किसके ऊपर? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रत्यास्थता गुणांक क्या है मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं। और किसके ऊपर? घनत्व के ऊपर। अगर मान के चलो किसी और भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड करता, मान के चलो त्वरण के ऊपर डिपेंड करता, या त्वरण के जगह में गुरुत्वीय त्वरण मान के चलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड करता तो क्या लिखते हैं? जी। और जी की पावर कितना लिखते हैं? सी। समझ में आ रहा है? तो जितने भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करते जाएगा उसको लिखते जाएंगे और उसके पावर में ए बी सी डी ऐसा लिखते जाएंगे। क्लियर? हाँ, चलिए। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहां कौन कौन क्या क्या है? जहां v क्या है? ध्वनि का वेग है। ई क्या है? माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है ना? और डी क्या है? घनत्व है। और ए और बी क्या है? घात। हो गया? हाँ, चलिए आगे। अब देखो, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा है, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो v है वो इक्वल हो जाएगा k e की पावर a और d की पावर कितना? b। ये इक्वेशन नंबर कौन सा? 2। जहां k क्या है? जहां k क्या है? नियतांक है। चलिए, अब इसके आगे क्या करते हैं? इधर देखो, जितनी भी भौतिक राशि आपको दिख रही है उन सबका आपको क्या लिखना है? विमा। उन सबका क्या लिखना है? विमा लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा भौतिक राशि? हाँ, वेग v की विमा। तो वेग v की विमा कितना हो जाएगा? वेरी गुड। ठीक है ना? चलिए, वैसी ई प्रत्यास्थता गुणांक ई की विमा। अच्छा, अब इधर देखो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। पहले पहले समझोगे तब समझ में आएगा प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। एक चीज होता है बेटा प्रतिबल, और एक चीज होता है विकृति। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्ट्रेस। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। ठीक है ना? ऊपर वाले प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। जब किसी मटेरियल के ऊपर, जब भी किसी वस्तु या किसी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो मटेरियल भी उतना फोर्स क्या करता है? इंटरनली अपोज करता है। ठीक है ना? जैसे किसी लोहे के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, अगर वो उसमें स्ट्रेस नहीं होता तो वो क्या हो जाता? टूट जाता, रप्चर हो जाता ना तुरंत। लेकिन वो क्या करता है? उस चीज का विरोध करने के लिए इंटरनली क्या लगाता है?
फोर्स लगाता है उसी बल को, जो बल के विपरीत जो प्रतिक्रिया के रूप में जो लगता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रतिबल के नाम से जानते हैं। अच्छा, विकृति क्या होता है? स्ट्रेन डिफॉर्मेशन क्या होता है? जब किसी चीज को एलोंगेट करोगे या खींचोगे या उसके ऊपर बल लगाओगे तो उसमें क्या हो जाता है? जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती के एग्जांपल लो, जब उसको खींचोगे तो उसका शेप या साइज क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति। इन्हीं दोनों का अनुपात, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से। अच्छा, प्रतिबल का अगर मैं विमी सूत्र लिखूं तो क्या होता है? एम एल माइनस वन और टी माइनस कितना होता है? 2। कहीं पे लिखे होगे, देख ले। प्रतिबल का देखो कितना लिखे हो, पलटा के। हाँ, यही लिखे बेटा। चलिए, और विकृति का क्या होता है? विकृति होता है विमाहीन राशि। क्या होता है? विमाहीन राशि। समझ में आया? तो फाइनली अगर प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन। समझ में आया? हाँ, चल। और किसका लिखना है? घनत्व डी की विमा। घनत्व डी की विमा, तो घनत्व डी की विमा कितनी हो जाएगी? एम एल माइनस 3 और टी 0। देख लो, लिखे होगे, घनत्व का भी लिखे हो, पलटा के देखो। लिखे हो? घनत्व का भी लिखे हो ना? दूसरा तीसरा नंबर में ही देखो ना। हाँ, लिखे हो ना? चलिए, और किसका बच गया? के। नियतांक के की विमा, तो ये क्या है? ये कैसा राशि है? विमाहीन। इतना चीजें समझ में आया क्या? कर लोगे ना? हाँ, चलिए। अब जो भी वैल्यूज निकल के आई है उसको कहां पुट करेंगे? समीकरण 2 में। तो कहां पे मान रखोगे? हाँ, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखो तो क्या निकल के आ रहा है? v के जगह में क्या रखोगे? हाँ, इक्वल टू, इधर k के जगह में विमाहीन है। हाँ, e के जगह में क्या रखोगे? l माइनस वन और t माइनस 2 पावर a। d के जगह में क्या रखोगे? m l की पावर -3 और t की पावर 0 और पूरे की पावर क्या हो जाएगा? b। नेक्स्ट पेज ले जाऊं? चलो, एक लाइन और सॉल्व करते हैं। m0 l t माइनस 1। इधर देखो, जब a अंदर आएगा, मैं बताया था ना, अगर a की पावर में m है और बाहर n की पावर लगा है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो वैसे ही देखो, ये बाहर पावर लगा है और अंदर भी है, तो अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? m की पावर a, l की पावर -a और t की पावर कितना? -2a। वैसे ही इसको सॉल्व करो, m की पावर b, ठीक है ना, l की पावर और t की पावर 0। 0 से किसी चीज का मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। कैसे रोज एक एक जने गायब रहते हो रे? कल कौन गायब? आप गायब थे, और उसके बाद आज कौन गायब है? लगेगा लगेगा, मैं कहीं बाहर गया था।
इसीलिए नहीं लग पाए। चलो ये हो गया क्या, लिख लिए? हाँ चल थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जैसे इधर देखो यहाँ पे देखो m की पावर a है और यहाँ पे m की पावर कितनी है b। मैं बताया था ना, अगर a की पावर m और a की पावर n है, अगर आधार सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, हाँ जुड़ जाती है। तो इधर क्या हो जाएगा देखो, इधर तो सेम रहेगा, m0 l t माइनस 1। इधर देखो m के पावर में क्या हो जाएगा, a और b है, तो क्या हो जाएगा m की पावर a प्लस b, ठीक है ना। वैसे ही देखो इधर देखो l की पावर माइनस a है और यहाँ पे कितना है -3b, तो क्या हो जाएगा l की पावर -a और -3b। और वैसे t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर में यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है 0, तो कितना हो जाएगा -2 है। हाँ चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में m l और t के पावर को क्या करेंगे कंपेयर। तो नीचे से लिखना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में m l एवं t के घातों की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या निकल के आएगा देखो, इधर m की पावर 0 है और उधर कितना है a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है ना। वैसे l का पावर देखो यहाँ पे 1 है और उधर कितना है -a -3b इज इक्वल टू कितना 1। इक्वेशन नंबर कितना 4। ठीक है ना। और वैसे इधर देखो इधर -1 है और इधर -2a, तो -2a इज इक्वल टू कितना -1। इक्वेशन नंबर कौन सा 5। क्लियर। हाँ चलिए किसको सॉल्व करना आसान है इसमें, इक्वेशन नंबर 5 को। तो सबसे पहले समीकरण 5 से देखते हैं, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या है -2a इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू कितना 1 और a इज इक्वल टू कितना 1/2। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या रहता है कि जो घात लगी है उनकी वैल्यू को निकाल पाए, ठीक है ना। हाँ वैसे ही अब a के वैल्यू को मैं कहां पे पुट करता हूं, समीकरण 3 में, 2 में 4 में भी कर सकते हो ना जी, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से क्या निकल के आएगा देखो, a की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस b इज इक्वल टू कितना 0, तो b का वैल्यू यहां से कितना निकल के आएगा -1/2। चलिए अब जो a और b का मान निकल के आया है उसको वापस से पुट कहां करोगे, समीकरण 2 में। तो लिखो ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या था देखो, ये समीकरण 2 था, v इज इक्वल टू के ई की पावर a और d की पावर b, तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू के ई की पावर a, a की जगह में कितना रखोगे
1/2 और d की पावर b तो कितना -1/2। सॉल्व करो जी इसको, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k e की पावर 1/2 और इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, d को नीचे लेके 1/2 नीचे लेके आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ चलिए और सॉल्व करो इसको, और क्या कर सकते हैं इधर देखो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा k अपने जगह में रहेगा और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या e अपॉन d और पूरे की पावर कितना 1/2 और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये k और 1/2 पावर है मतलब ये अंडर रूट बन जाएगा e अपॉन d। ठीक है ना, तो यही अभिष्ट व्यंजक है वेग के लिए। नीचे क्या लिखोगे, समझ में आया प्रोसेस। हाँ चलो एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही ना, फिक्स मान के चलो 4 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा ही, और यही क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं ना, मतलब और भी एग्जाम्पल नहीं है इसमें, बार बार यही रिपीट होता है जो 3-4 एग्जाम्पल है वो। चलिए क्वेश्चन लिखो तो जी, क्वेश्चन लिखो, एक डोरी के कंपन की आवृत्ति, एक डोरी के कंपन की आवृत्ति, आवृत्ति को किसे डिनोट करते हैं, न्यू से, ठीक है ना, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, न्यू, है ना, आवृत्ति न्यू, लंबाई एल, लंबाई स्मॉल एल, डोरी में तनाव, डोरी में तनाव कैपिटल टी और इसकी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, इसकी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम पर, स्मॉल एम पर निर्भर करती है विमी विधि से, विमी विधि से, विमी विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए।
हो गया। हाँ, चलिए सॉल्यूशन करके लिखो नीचे से। सॉल्यूशन यहाँ हल करके लिखो नीचे से। इधर देखो, क्वेश्चन को पहले रीड करो एक बार, कि एक डोरी का कंपन है, कंपन की आवृत्ति जिसको किससे डिनोट किए हैं, न्यू से, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या निर्भर कर रहा है, लंबाई के ऊपर, डोरी के तनाव के ऊपर, और प्रति एकांक लंबाई में जो द्रव्यमान है उसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा, सीधा लिखो, माना जो न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके, पहले तो डोरी की लंबाई एल, तो एल की पावर कितना, ए, डोरी का तनाव कितना है, टी, टी की पावर कितना, बी, और प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की पावर कितना, सी। ये चीज समझ में है। हाँ, जहां लिख लो, जहां न्यू क्या है, आवृत्ति, एल क्या है, हाँ डोरी की लंबाई, टी क्या है, डोरी पर तनाव, ठीक है ना, और एम क्या है, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। हो गया क्या, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, इधर देखो, अगर न्यू है तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा, और के, एल की पावर ए, टी की पावर बी, और एम की पावर कितना, सी, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर कितना, 2, जहां के क्या है, जहां के क्या है, हाँ नियतांक है। चलिए अब क्या करोगे, विमा लिखेंगे, हाँ तो इधर लिखता हूं ना, किसका किसका लिखोगे, तो सबसे पहले किसका, हाँ आवृत्ति न्यू की बीमा, देखो जी आवृत्ति का बीमा कितना लिखवाया हूं, पलटा के देखो, हाँ और t-1 है ना। चलिए अगला, लंबाई l की बीमा, देखो लंबाई l की बीमा क्या हो जाएगा, m0 l t0 होगा, उसके बाद क्या है, तनाव, तनाव t की बीमा, बताओ जी क्या होगा, तनाव t की बीमा क्या होगा, क्या है तनाव, क्या है, बल है एक प्रकार का, बल है ना, फोर्स है, और फोर्स का बीमा कितना होता है देखो, m l t-2, कितना हो जाएगा, m l t-2, कहां पे, किसमें, अभी लिखे हैं उसमें, अरे कहाँ आएगा, बल क्या होता है, देखो ना क्या लिखे हो, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण तो होता है क्या, हाँ तो कहाँ से जीरो होगा, द्रव्यमान तो है, क्यों जीरो होगा, नहीं होगा, हाँ
और क्या है, और कौन सा भौतिक राशि है? हाँ, m। द्रव्यमान स्मॉल m की विमा। अच्छा, ये जो द्रव्यमान है वो प्रति एकांक लंबाई में है, प्रति एकांक लंबाई में है, मतलब इसका विमा कैसे बनेगा, देखो इधर, m l-1 और t0, ये होगा ना। हाँ, प्रति एकांक लंबाई में है द्रव्यमान। और क्या है, k, नियतांक k की विमा। तो नियतांक k की विमा क्या हो जाएगा, विमाहीन राशि होगा। चलिए, अब इस जो वैल्यू निकल के आई है उसको कहां पे पुट करोगे, समीकरण नंबर 2 में करो, समीकरण 2 में पुट करो। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था देखो, यहां पे वैल्यू पुट करोगे, करो, तो न्यू के जगह में कितना हो जाएगा, इक्वल टू, के जगह में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो क्या है, एल, एल की पावर ए है, तो एल की जगह में क्या हो जाएगा, पावर ए, m0l t0 पावर ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, टी की पावर बी है, तो क्या हो जाएगा, m l t-2 और उसके ऊपर पावर b, और उसके बाद क्या है, स्मॉल m के ऊपर c, तो ये हो जाएगा m l-1 और t0 की पावर c। चलिए तो सॉल्व करो इसको, तो इधर हो जाएगा m0l0t-1, और इधर देखो कितना हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर a और t की पावर कितना, 0। इधर देखो m की पावर b, l की पावर b और t की पावर कितना, -2b, और इधर m की पावर c, l की पावर -c और t की पावर कितना, 0। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। इधर देखो m वाले को एक साथ लिखो, तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है और वहां पे c है, तो m की पावर, सॉरी, कैपिटल m है ना, ये कैपिटल m है ना बेटा, कैपिटल m है ना, हाँ, गलती नहीं करना। तो कैपिटल m की पावर कितना हो जाएगा, 0, b और c, तो कितना हो जाएगा, b प्लस c होगा, हाँ। और l की पावर देखो, a, b और वहां पे -c, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस -c होगा। और t की पावर देखो, यहाँ पे 0, -2b और 0, तो कितना होगा, हाँ। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में m, l और t के घातों की क्या करेंगे, तुलना। तो लिखो नीचे से, दोनों पक्षों में, दोनों
पक्षों में m l एवं t के घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो m l और t के घातों की तुलना करोगे तो क्या निकल के आएगा? देखो m के घात के इधर 0 है और इधर कितना b प्लस सी। हाँ, तो यहां से कितना हो जाएगा? b प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। इक्वेशन नंबर कौन सा? 3। इधर देखो, l की पावर 0 है, इधर a प्लस बी प्लस माइनस सी, a प्लस बी प्लस सॉरी b माइनस सी इक्वल टू 0। और इधर देखो t की पावर -1 है और इधर कितना है? -2b। तो -2b इज इक्वल टू कितना? हाँ, चल सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 5 से सॉल्व कर सकते हो। समीकरण 5 से तो कितना हो जाएगा? -2b इज इक्वल टू -1, तो यहां से b इज इक्वल टू सॉरी 2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना? हाँ, 1/2। अब इस b के मान को कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 से ना, हाँ, तो लिखो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा? b के वैल्यू को 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना आएगा? -1/2। अब कौन सी इक्वेशन से b और c का वैल्यू मिल गया? एक और चाहिए, तो कहां से? समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या है? देखो a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू कितना आया है? 1/2 माइनस, और ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस 1/2 और ये प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आया? -1। ये समझ में आया रे सॉल्यूशन? हाँ, 1/2 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आधा आधा चीज को जोड़ोगे तो एक बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, अब ए बी सी का वैल्यू निकल के आ गया, इसको कहां पे पुट करोगे? समीकरण नंबर 2 में। तो रखो, लिखो नीचे से ए बी व सी का मान, ए बी एवं सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 2 में। रखो, देखो समीकरण 2 क्या है? ये है समीकरण 2, रखो इसमें मान को। तो न्यू इज इक्वल टू के, क्या था? एल की पावर ना, एल की पावर ए का वैल्यू कितना है? हाँ, -1। और क्या बोल, उसके बाद क्या था? टी, टी की पावर बी, बी का वैल्यू कितना है? हाँ, 1/2। और उसके बाद एम, इसका कितना? -1/2। यही है। चलिए सॉल्व करो इसको। के, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? के अपॉन एल, और यहाँ पे टी की पावर 1/2 और इसको नीचे ला लो, एम की पावर 1/2। लिख सकते हैं ऐसा? देखो सही लिखे है कि गलत है? सही है ना? हाँ, चल, तो हो जाएगा के अपॉन एल, और इसको और क्या लिख सकते हैं? टी अपॉन एम पूरे की पावर
1/2। तो न्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका k अपॉन एन, और इसको और क्या लिख सकते हैं, √T/m। हो गया? तो बना लो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो। हाँ, चलिए, तो दो अनुप्रयोग पढ़ लिए। एक पहला क्या पढ़े थे, शुद्धता की जांच करना, और दूसरा विभिन्न भौतिक राशियों में वो संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, हाँ, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। चलो हेडिंग डालो। एक पद्धति विमी सूत्र के तीसरे अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा क्या रहेगा, एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। चलिए, तो इसको कल पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से। आज के लिए इतना ही। यहां तक अभी तक जो पढ़े वो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी।